Hello everyone, welcome back to my channel once again. Let's continue with our revision series which we are going to start for the November 2022. Yes, GST हम करने वाले हैं स्टार्ट. फटाफट से मैं आपको क्विक 1-2 मिनट में आपको बता देती हूँ क्या पैटर्न रहने वाला है रिवाइज करने का. First of all, I'm going to upload the lecture from Monday to Friday. Monday to Friday, I'll be uploading the revision lectures and Saturday and Sunday I'll be leaving it to you for revising it again and the questions जो भी आपके होंगे आप वो कर लीजिएगा सैटरडे एंड संडे को फिनिश. चलिए बट अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज फ्राइडे को हम स्टार्ट कर रहे हैं सप्लाई विल टेक द 2 days. सो मैं सैटरडे भी लेक्चर लेकर आऊंगी फॉर दिस वीक ओनली, अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे लेक्चर रहने वाले हैं. चलिए क्या रहने वाला है नेक्स्ट वीक का शेड्यूल देखिए. मंडे का होगा हमारा अपील्स एंड रिवीजन. एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, वी आर गोइंग टू डू बोथ टुगेदर मीन्स practicals and theories chapter together. We are not going to take up one by one because if we are taking up the theory only, we'll get bored. But अगर हम करेंगे सिर्फ practicals, then it will be too heavy for us, है ना. तो मिक्स करके करेंगे so that interest भी बना रहे and अच्छे से हो जाए. I'll try to keep my energy as high as possible so that आपके कानों में मेरी आवाज गूंजती रहे and आपको चीजें लर्न होती रहे. चलिए अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट वीक का शेड्यूल क्या है. दिस फ्राइडे एंड सैटरडे वी आर गोइंग टू टेक द सप्लाई. उसके बाद क्या होने वाला है, मंडे आएगा अपील्स एंड रिवीजन. उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे चार्ज ऑफ जीएसटी, थर्सडे आएगा डिमांड एंड रिकवरी, फ्राइडे आएगा टाइम ऑफ सप्लाई. जैसा कि आप देख रहे हैं 1 चैप्टर मैं ले रही हूँ प्रैक्टिकल वाला एंड 1 आई एम टेकिंग अप द थ्योरी 1. तो हम कंबाइन करके कर रहे हैं सो दैट हैवी भी ना लगे एंड हमारा कंप्लीट भी होता चले पोर्शन. एक चीज मैं आपको बोलूंगी, इन केस आपको लगता है कि मुझे ईच डे आपको बता देना चाहिए आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कर लेने हैं. वैसे तो हम एक चैप्टर कर रहे हैं ईच डे सो आपका हो ही जाएगा. बट अगर आपको लगता है मुझे कुछ क्वेश्चंस आपको बताने चाहिए जो आपको हैंड टू हैंड करने हैं वो आप साथ साथ कर लेना. बाकी जो बच जाएंगे वो आप सैटरडे संडे कर लेना. आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बता दिया करूंगी. चलिए उसके बाद आती है बात क्वेश्चंस की. क्वेश्चन हमारा हो जाएगा. चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट अपना चैप्टर सप्लाई. ध्यान से सुनना, प्लीज बी कंसंट्रेटेड. कंसंट्रेशन के साथ सुनना है तभी समझ में आएगा. आई एम पुटिंग माई बेस्ट एनर्जी लेवल इन इट सो दैट हमें एग्जाम्शन लेकर आनी है. एग्जाम्शन तो हमें चाहिए ही चाहिए. आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है. अमेंडमेंट्स भी मैं पिक कर रही हूँ उसके अंदर. यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस. अच्छे से कीजिए, सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ सुनना. चलिए सबसे पहले हम करने वाले हैं स्टार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, सप्लाई. आज मैं करने वाली हूँ सप्लाई को चार्ट से स्टार्ट. देखते हैं जितना होगा बचा हुआ कलम कर लेंगे एंड उसको साथ साथ स्टडी मैट से भी रिवाइज कर लेंगे. चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी. चैप्टर का नाम क्या है, सप्लाई अंडर जीएसटी. जीएसटी का मतलब ही क्या है, जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. जीएसटी का नेम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. एक बात बताओ, हमें गुड्स या सर्विसेज का मतलब ही मालूम नहीं होगा, कैन वी गो फॉर द सप्लाई? नो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. देन जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई के दायरे में आएंगी उन्हीं पर जीएसटी लगेगा. जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई के दायरे में आएंगी उन्हीं पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा. ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज which will comes under the supply will be liable to GST. So first of all क्या करना है हमें, we have to learn what is the goods and services. So we are going to start with the definition of the goods and the services. चलिए सबसे पहले गुड्स किसे कहेंगे, गुड्स डिफाइन होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में. सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 डिफाइंस द गुड्स. गुड्स का मतलब क्या, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. ध्यान रखना, गुड्स का मतलब क्या, गुड्स का मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज जो मूव कर सकती है उसको क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे. उसको गुड्स बोलेंगे फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी टैक्स, फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. बट एक्सक्लूड क्या कर दिया गया है, उसमें किस चीज को इंक्लूड नहीं करना, मनी एंड सिक्योरिटी को इंक्लूड नहीं करना है. फिर से गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब है
एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट एक्सक्लूड किसको करना है? मनी एंड सिक्योरिटी को एक्सक्लूड करना है। कुछ चीजें स्पेसिफिकली इंक्लूड भी करनी है। अब तक हमने पढ़ा गुड्स का मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी एंड सिक्योरिटीज को हटा दो, कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी है एंड कुछ चीजें इंक्लूड करनी है। बट इंक्लूड करना है एक्शनेबल क्लेम। इंक्लूड क्या करना है? एक्शनेबल क्लेम। गुड्स में से गुड्स की में स्पेसिफिकली इंक्लूड क्या करना है? एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर शेड्यूल 3 लिखा हुआ है, मतलब इस एक्शनेबल क्लेम का जीएसटी में लिंकेज कहां पर बैठेगा? लिंकिंग बैठने वाली है शेड्यूल 3 में। मैं आपको फटाफट से क्लियर कराती हूँ। शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट द दोज गुड्स एंड सर्विसेज जिसको सप्लाई नहीं लगेगा, मतलब जिन पे सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ध्यान रखना क्या बोला? वो गुड्स एंड सर्विसेज शेड्यूल 3 में बताई गई हैं जिसको सप्लाई नहीं माना गया है, मतलब चाहे वो गुड्स या सर्विसेज है पर वो सप्लाई के दायरे में नहीं है, हटा दिया गया है, मतलब उस पे जीएसटी नहीं आएगा। शेड्यूल 3 में वो गुड्स एंड सर्विसेज है जिस पे जीएसटी नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, हमने ये तो पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड दैट एक्शनेबल क्लेम आर द गुड्स। कोई चीज गुड्स है, अगर वो सप्लाई बन गई तो जीएसटी लगेगा ना उस पे। गुड्स है, सप्लाई बन गई तो जीएसटी लगेगा। अभी हम क्या देख रहे हैं? एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो है, पर शेड्यूल 3 क्या बोलता है? शेड्यूल 3 बोलता है एक्शनेबल क्लेम आर नॉट लायबल टू जीएसटी, मतलब एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो है, एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो है, बट उनपे जीएसटी नहीं लगेगा। बट शेड्यूल 3 क्या बोलता है? शेड्यूल 3 क्या बोलता है? एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगेगा 3 एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर, एक्सेप्ट 3 एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। देखो सबसे पहले तो नेगेटिव लिस्ट में क्या बोल दिया? एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगेगा, एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर बोल दिया एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट द लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एक्सेप्ट द लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग पे जीएसटी आएगा, बट बाकी एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं आएगा, बाकी एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, गुड्स का मतलब क्या हुआ? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इन एक्सक्लूड, एक्सक्लूड क्या कर दिया गया? मनी एंड सिक्योरिटी, एक्सक्लूड क्या कर दिया गया? मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड किया गया एक्शनेबल क्लेम। तो शेड्यूल 3 क्या बोलता है? एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज दीज आर कवर्ड अंडर द नेगेटिव लिस्ट। बट एक्शनेबल क्लेम क्या उसने सारे एक्शनेबल क्लेम को हटा दिया? नो, उसने बोला एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, बाकी के एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ? लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग पे जीएसटी आएगा, मतलब सारे एक्शनेबल क्लेम्स आर कवर्ड अंडर द गुड्स, but under GST what will cover? Only actionable claim which are lottery, betting and gambling would be liable to the GST। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया growing crop, grass and things attached to the land। ऐसी जो क्रॉप ग्रो कर रही है, things attached to the land है, forming part of the land है, which are agreed to be severed। ऐसी जो लैंड है, ऐसी क्रॉप्स है, ग्रास है, जिसको आप सप्लाई करने से पहले ही काटने को तैयार हो, बिफोर द सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, वो भी गुड्स के दायरे में आ जाएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड, बिफोर द सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, वो भी जीएसटी के दायरे में गुड्स बन जाएगा, वो भी गुड्स बन जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। हमने पढ़ ली क्या? हमने पढ़ ली कि गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है। क्या पढ़ा हमने? मेरे साथ रिपीट कीजिए। गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आर द गुड्स एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स। बट कुछ चीजें स्पेसिफिकली इंक्लूड की गई। क्या बोला गया? एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या बोला गया? गुड्स तो है, एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो है। तो यहाँ पर मैंने शेड्यूल 3 क्यों लिखा? बिकॉज शेड्यूल 3 इज लिंक्ड विद द एक्शनेबल क्लेम। शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट द नेगेटिव लिस्ट, शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट द नेगेटिव लिस्ट, मतलब ऐसे गुड्स या सर्विसेज जिन पे सप्लाई नहीं मानी जाएंगी, जिन पे जीएसटी नहीं आएगा, जिन पे जीएसटी नहीं आएगा। बट
Schedule 3 talks that all the actionable claims are not covered under the GST except the lottery, betting and gambling. Means lottery, betting and gambling will comes under the GST. All the actionable claims are goods. गुड्स तो हैं बट जीएसटी के दायरे में क्या आएंगे? सिर्फ लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग ड्यू टू द शेड्यूल 3. उसके बाद क्या बोला गया? ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर, जिसको आप पहले ही सीवियर करने के लिए तैयार हो बिफोर द सप्लाई, वो भी हमारे गुड्स के दायरे में आ जाएगा. अब गुड्स के रिगार्डिंग चलिए सबसे पहले मैं आपको सर्विस के डेफिनेशन भी करवा देती हूँ. डू नॉट वरी, सर्कुलर्स, explanations all we are going to cover in the lecture itself. लिंकिंग बिठाने वाली हूं मैं so that बाद में जब आप शेड्यूल 3 पढ़े आपके माइंड में ये ना आए भाई एक्शनेबल क्लेम तो सुना सुना भी है. डू नॉट वरी, लिंक करने वाले हैं हम. चलिए अब क्या कह रहा है? नाउ सर्विसेज की डेफिनेशन कम्स अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 102. सर्विसेज की डेफिनेशन कम्स अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 102. व्हाट इट सेज दैट सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स. क्या बोला? एनीथिंग अदर देन गुड्स. एक बात बताओ, इमूवेबल लैंड, इमूवेबल लैंड को क्या बोला गया है? इमूवेबल लैंड अगर हम देखें, इमूवेबल लैंड अगर हम देखें तो वो क्या है? वो मतलब सर्विसेज होनी चाहिए बिकॉज इट्स नॉट मूवेबल. गुड्स में तो बोला गया था इट इज द मूवेबल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. गुड्स होती है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस में होना चाहिए ना. सर्विस से इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आने वाली हैं. चलिए एनीथिंग अदर देन गुड्स को क्या बोलेंगे? सर्विसेज बोल देंगे. सर्विसेज का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स. मनी एंड सिक्योरिटीज को यहां से भी हटा दिया गया है. मनी एंड सिक्योरिटीज आर आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सर्विसेज बट सम थिंग्स आर इंक्लूडेड. इंक्लूड क्या किया गया है? यूज ऑफ मनी, एक्टिविटीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ मनी. हमने बोला मनी इज नॉट द गुड्स नॉट द सर्विसेज. मनी इज नीदर द गुड्स नॉट द सर्विसेज. मनी क्या है? गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है. बट एक्टिविटीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ मनी. मैंने आपको मनी दी, आई हैव गिवन यू 1000 rupees, आई सेड यू कैन यूज दिस मनी बट गिव मी 10 rupees एक्स्ट्रा बिकॉज आई एम गिविंग यू द सर्विसेज फॉर द यूजिंग ऑफ द मनी. तो क्या हुआ? सर्विसेज है फॉर द यूज ऑफ द मनी. वो 10 rupees की जो सर्विसेज है उस पे जीएसटी आएगा बिकॉज वो सर्विस बन जाएगी. ध्यान रखना, मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट द सर्विसेज. Money and securities are not the services, but any activities which is related to the use of the money, use of the money से related आपको services दे रहे हैं वो सर्विस के दायरे में आ जाएगा. उसके बाद conversion of money, conversion of money by one form to another. Like I have given you the currency of 500, you are giving me in the I have given you 500 के 4 notes, you are giving me 2000 का 1 note. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मनी की सर्विस. कन्वर्जन ऑफ मनी की सर्विस पे अगर कुछ पैसे चार्ज किए जा रहे हैं वो सर्विसेज बन जाएगी. मनी इटसेल्फ इज नॉट अ सर्विस बट एनी सर्विस गिवन रिलेटेड टू द एनीथिंग गिवन रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द सर्विसेज. वन करेंसी टू अनदर करेंसी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना. चलिए दैट विल बी इंक्लूडेड इन द services that will cover under the definition of the services. Provided separate consideration must be charged. You are going to the bank, you are giving them money and making the DD. अब DD बनवा रहे हैं, उन्होंने क्या दिया? यूज से सर्विस दी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करके सर्विस दी. उसके लिए उन्होंने कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया. जो कंसिडरेशन चार्ज किया वो आपका सर्विस के पोर्शन में ऐड हो जाएगा, उस पे जीएसटी लग जाएगा. कंप्लीट रिवीजन मेरे साथ. गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? गुड्स का मतलब every kind of movable property, every kind of movable property, but money and securities are not included. Two things are specifically included. Number one, actionable claim. Actionable claim को किससे रिलेट किया जाएगा? शेड्यूल नंबर 3 से. शेड्यूल नंबर 3 क्या बोलता है? नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट में से भी किसको बाहर कर दिया गया? लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग. सो लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग आर द comes under the GST. गुड्स तो सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम हैं बट जीएसटी सिर्फ किस पे लगने वाला है? लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग पे लगने वाला है. लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग पे लगने वाला है. उसके बाद ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास अटैच टू द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर बिफोर द सप्लाई, विच आर एग्रीड टू बी सीवियर बिफोर द सप्लाई, उसको हम गुड्स मान लेंगे. सर्विसेज में क्या बोला? सर्विसेज में बोला गया है anything
एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स क्या बन गया? सर्विसेज बन गया. बट मनी एंड सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड, मनी एंड सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड. बट कुछ चीजों को इंक्लूड किया गया है. व्हाट आर दोज? यूज ऑफ द मनी. मनी itself is not the services, not the services, but anything if you are giving the services relating to the use of the money. मैं आपको कह रही हूँ ओके मैं आपको सर्विस देती हूँ कि आप ये मनी को यूज कर लो, उसके बदले कुछ चार्ज किया जा रहा है, तो उसके बदले कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है, तो वो सर्विस में कवर हो जाएगा. उसके बाद अगर मनी को कन्वर्ट किया जा रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मनी को कन्वर्ट किया जा रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन करेंसी टू अनदर, वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन का चार्ज किया गया है, वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा. मतलब वो सर्विसेज बन जाएगा, वो सर्विसेज बन जाएगा. चलिए उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ जो हमारे पास एमसीक्यूज में भी कवर है. सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी जो है वो क्या है? नीदर गुड्स है नो सर्विसेज है, नीदर गुड्स है नो सर्विसेज है. तो आपको पता है जब गुड्स या सर्विसेज ही जीएसटी के दायरे में नहीं आ रही, लेकिन कोई ऐसी सर्विसेज है जो सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट करवाने के लिए दी जा रही है. लाइक आपने क्या करना था? सिक्योरिटीज खरीदनी थी, सिक्योरिटीज के लिए ब्रोकरेज चार्जेस पे किए गए. मतलब फैसिलिटेशन ऑफ द सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ फैसिलिटेशन सर्विसेज दी जा रही है, उन पे जीएसटी आएगा. बिकॉज उनको हम सेपरेट सर्विसेज मानते हैं. लाइक ब्रोकरेज हो गया, पोर्टफोलियो चार्जेस वगैरह हो गए. तो फैसिलिटेशन सर्विसेज अगर है सिक्योरिटी से रिलेटेड, उस पे जीएसटी आएगा. चाहे ही सिक्योरिटी नॉट कवर्ड अंडर द जीएसटी, बट फैसिलिटेशन सर्विसेज पे जीएसटी आएगा. चलिए यहां पर फिनिश होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन. चलिए उसके बाद देखते हैं क्या आता है. एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, सर्कुलर आया था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स आर गुड्स नॉट द सिक्योरिटीज. मैं आपको फटाफट से कवर कराती हूँ. व्हाट आर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट? देखो क्या होता है, हर बैंक को टारगेट होता है कि आपने इतना इतना लोन क्या देना है, इस स्पेसिफाइड एरिया को देना है. मान लो आई एम बैंक ए, माई बैंक ए इज हैज टू डिसबर्स द लोन टू रूरल एरिया टू, मान लो 5 लाख का लोन मुझे रूरल एरिया में डिसबर्स करना है. आई एम नॉट एबल टू अचीव दैट, मैं अचीव ही नहीं कर पा रही हूँ. बट एक बैंक बी है, बैंक बी ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है, बैंक बी ने इनफैक्ट ज्यादा पूरा कर लिया है. बैंक बी को बोला गया था आपने 10 लाख का करना है, उसने 12 लाख का कर दिया. 2 लाख का एक्सेस है. अब 2 लाख का एक्सेस है बट आई एम शॉर्ट ऑफ 2 लाख. तो मैं क्या कर सकती हूँ? जो प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करना था वो सर्टिफिकेट खरीद सकती हूँ. बैंक बी कैन सेल दो सर्टिफिकेट सो दैट if I buy those certificate, I will be eligible that I have completed my target. If I buy the PSLCs for 2 lakhs means I have disbursed the loan of 2 lakhs. अगर मैं 2 लाख का सर्टिफिकेट खरीदने वाली हूँ, बाय करने वाली हूँ, तो ये माना जाएगा कि वो 2 lakhs का मैंने कंप्लीट कर लिया है टारगेट. तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जिनका टारगेट पूरा हो जाता है, एक्सेस में होता है, वो सेल कर देते हैं टू द शॉर्टेज वाली बैंक्स को. शॉर्टेज वाले बैंक्स को सर्टिफिकेट है, वो देखने में तो गुड्स है, देखने में तो गुड्स है ना, सर्टिफिकेट है. चाहे वो ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन दिए जा रहे हैं, बट स्टिल दीज आर द गुड्स नॉट द सिक्योरिटीज. अब सिक्योरिटीज नहीं है, ये सिक्योरिटीज नहीं है, चाहे एक सर्टिफिकेट है जिसके बदले कुछ मिल रहा है, दीज आर द गुड्स नॉट द सिक्योरिटीज. तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स आर द गुड्स नॉट द सिक्योरिटीज. बिकॉज हमें देखने में सुनने में क्या लगता है, ये भी सिक्योरिटीज होंगी, है ना, ये भी सिक्योरिटीज होंगी कि टारगेट पूरा कर दिया, लोन पूरा कर दिया, ये वो नहीं. दीज आर द गुड्स नॉट द सिक्योरिटीज. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स आर द गुड्स नॉट द सिक्योरिटीज. चलिए अब आता है सेक्शन नंबर 7. चलिए अब क्या आता है सेक्शन नंबर 7. मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी. सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना. सेक्शन नंबर 7 मतलब सप्लाई. सप्लाई अगर कोई चीज बनेगी ओनली देन जीएसटी विल बी लेविएबल ऑन इट. गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है जीएसटी. गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी तभी लगता है इन केस इट इज द सप्लाई, इन केस इट कम्स अंडर द सप्लाई. तो सप्लाई का मतलब क्या, वो अभी हम देखने वाले हैं. सप्लाई का मतलब क्या, वो भी हम देखने वाले हैं. लेट्स हैव वाटर ब्रेक फॉर 1 मिनट.
चलिए सेक्शन नंबर 7, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिकॉज सेक्शन 7 नहीं आया तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पूरे जीएसटी में चलती चलेगी, है ना। सेक्शन 7 वी हैव टू कवर इन द डेप्थ। चलिए सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 बताता है सप्लाई किसे कहते हैं। सेक्शन 7 को डिवाइड किया गया कुछ पार्ट में, 7.1, 7.1A, 7.1A, 7.2, 7.3। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी है, वो अभी मैं जब टाइम आएगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, वो जब टाइम आएगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। चलिए 7.1, 7.1A, 7.2, 7.3। 7.1 बात करता है सप्लाई किसको बोलेंगे। 7.1A बात करता है, 7.1A भी बात करता है। 7.1A क्या बात करता है? जो आपने सप्लाई बनाई है 7.1 में। 7.1 talks about what is the supply. 7.1A talks about the supply you have studied under 7.1. It will be supply of goods or services. हमें ये पढ़ना जरूरी है, जो भी सप्लाई हम पढ़ रहे हैं, whether it is the supply for the goods or services. Why? Because rates are different for the goods and services. तो जो भी सप्लाई बन गई वो सप्लाई गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है, ये देखना हमें बहुत जरूरी है। सो द सप्लाई विच हैव स्टडीड अंडर 7.1 वी विल डिफाइन whether it is a supply of goods or services under 7.1A. 7.2 talks about the negative list and something 7.3 जो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले we are going to start with the 7.1. We are going to start with the 7.1. 7.1A. 7.1A क्या बोलता है? सप्लाई किसको बोलेंगे? इन द सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स में क्या होता था? सेल बोल दिया गया था, सेल को सप्लाई मतलब सेल पे जीएसटी लग जाता था, सर्विस टैक्स सेल पे लगता था। बट इन द जीएसटी ब्रॉड डेफिनेशन इज कमिंग, ब्रॉड डेफिनेशन आ रही है। जीएसटी में क्या बोला गया है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। चाहे आपने गुड्स या सर्विसेज को किसके नाम पे सप्लाई किया है। हो सकता है मान लो अगर मैं आपको बोलूं सेल पर जीएसटी लगेगा, आप बोलो मैंने सेल नहीं करा, मैंने तो एक्सचेंज करा है, आई हैव नॉट सेल समथिंग, आई हैव जस्ट रेंटेड इट आउट। नो, गवर्नमेंट सेज दैट ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, आपने किसी भी फॉर्म में गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करा है, एनी फॉर्म को इलस्ट्रेट किया गया है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। मतलब इफ यू हैव supplied goods or services in any form, whether in the name of sale, in the name of service, in the name of sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental, disposal, any name, ultimate you have supplied something. अगर ऐसा हुआ है, all form of supply, आपने goods या services को क्या करा है? सप्लाई करा है in any form. नाम आपने कुछ भी दिया हो, सेल नाम दिया हो, सेल दिया हो, ट्रांसफर दिया हो, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, राइटल, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, नेम आपने कुछ भी दिया हो, अल्टीमेटली आपने क्या करा है? सप्लाई करा है। उसके बाद कंसिडरेशन चार्ज किया गया है, उसके बाद आपने उसके लिए क्या करा है? कंसिडरेशन चार्ज किया है। यू हैव मेड और एग्रीड टू मेड कंसिडरेशन चार्ज करके बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ furtherance of business. If you have supplied something in the furtherance of business, मान लो in case I have given you something. मेरा काम है रेडीमेड गारमेंट्स का, and I have supplied you the garments. Whether I have supplied you these garments in the name of sale, transfer, barter, exchange, मैं आपको कह रही हूँ ले जाओ, रेंट पे ले जाओ, जो भी है, अल्टीमेटली मैंने वो आपको दिया है, उसके बदले कंसिडरेशन चार्ज किया। ध्यान रखना, मैंडेटरी कंडीशन, कंसिडरेशन चार्ज किया गया है और मेरा बिजनेस है वो। इन केस मेरा काम है इलेक्ट्रिकल चीजों का काम है एंड मैं अपनी टी शर्ट उठा के आपको दे रही हूँ, दैट इज नॉट अंडर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज नॉट माई बिजनेस। उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। अब सबसे पहली बात हमने क्या बोला? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। आपने किसी भी फॉर्म में सप्लाई की है, किसी भी नेम से सप्लाई किया है। सेल के नाम पर मैंने आपको कुछ दिया, आई हैव गिवन यू समथिंग इन द नेम ऑफ द ट्रांसफर, इन द नेम ऑफ द बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, इन एनी नेम, अल्टीमेटली आई हैव गिवन यू समथिंग फॉर अ कंसिडरेशन प्लस विच आई डू इन माई नॉर्मल बिजनेस कोर्स। मतलब मेरा बिजनेस होना चाहिए प्लस किसी फॉर्म में दिया हो, आई हैव चार्ज कंसिडरेशन फॉर इट, प्लस
इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर ये तीनों चारों कंडीशन पूरी हो जाती हैं, देन इट विल कम्स अंडर द सप्लाई इन एनी फॉर्म, सप्लाई इन एनी फॉर्म फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई बन जाएगी। तो वो क्या बन जाएगी? सप्लाई बन जाएगी। चलिए अब आता है हमारा अमेंडमेंट वाला पोर्शन। 7AA ऐड किया गया है, 7AA ऐड किया गया है। इसका मैं आपको ब्रीफ देती हूँ। सबसे पहले ब्रीफ देती हूँ। एक्चुअल में क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन में कवर है। बिजनेस की डेफिनेशन में क्या कवर है? अगर एसोसिएशन है ना, कोई भी एसोसिएशन वगैरह, मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ, एसोसिएशन ने अगर अपने मेंबर्स को कुछ ट्रांसफर किया, दैट कम्स अंडर द बिजनेस। मतलब अगर कोई एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कुछ ट्रांसफर कर रही है तो क्या है? दैट कम्स अंडर द बिजनेस। बिजनेस में वो चीज आ जाती है, बिजनेस में वो चीज आ जाती है। बट स्पेसिफिकली सर्विस टैक्स में क्या होता था? इन द सर्विस टैक्स कोई रूलिंग आई, कोर्ट की रूलिंग आई, कोर्ट की रूलिंग में बोला गया, कोर्ट की रूलिंग में ये बोला गया कि एसोसिएशन एंड मेंबर्स आर द वन एंटिटी, एसोसिएशन एंड मेंबर्स आर नॉट द सेपरेट एंटिटी। जब वो सेपरेट एंटिटी नहीं है तो अगर एसोसिएशन ने मेंबर्स को कुछ ट्रांसफर किया तो बिजनेस बनेगा ही नहीं, वो सप्लाई बनेगा ही नहीं। व्हाई? बिकॉज खुद को कैसे सप्लाई करेंगे हम, है ना? एसोसिएशन एंड मेंबर्स आर द वन एंड द सेम थिंग। बट स्पेसिफिकली जीएसटी इस पे पहले भी लगता था, बिकॉज शेड्यूल 3 में प्रोवाइडेड था। अब इन्होंने स्पेसिफिकली सप्लाई के रिगार्डिंग क्या करा है? सप्लाई के रिगार्डिंग एक सेक्शन इंसर्ट कर दिया है 7AA। उसमें क्या बोला गया? एनी एंटिटी अदर देन इंडिविजुअल, एनी एसोसिएशन हो गया, और भी एंटिटी हो गई, एनजीओ वगैरह, अदर देन इंडिविजुअल ने अपने मेंबर्स को कुछ दिया है, दैट विल ऑल्सो कम्स अंडर द सप्लाई, अदर देन मेंबर मतलब सॉरी, अदर देन इंडिविजुअल ने कोई भी ऐसी लीगल एंटिटी जो अदर देन इंडिविजुअल है, उसने अपने मेंबर्स को कुछ ट्रांसफर करा है, दैट विल कम्स अंडर द सप्लाई, वो सप्लाई के दायरे में आ जाएगा। अल्टीमेटली ये पहले भी इस पे लगता था, सो एक स्पेसिफिकली सेक्शन आ गया है। तो अभी क्या होगा? आईसीआई की जो है अपडेट है वो भी नहीं आई है, अपडेट आएगी तो मैं वहां से आपको रीड आउट करवा दूंगी। अपडेट से हम सारे के सारे अमेंडमेंट्स वगैरह कवर कर लेंगे। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या पढ़ा हमने अब तक? हमने पढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन। क्या पढ़ा? गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। Money and securities are not included, but it includes the actionable claim. Actionable claim is related to the Schedule 3. Schedule 3 says the negative list, but except the lottery betting and gambling. उसके बाद क्या चीज ऐड किया? Anything attached to the grass or crop which are attached to the land, which are agreed to be severed before the supply, that will also covered under the goods की definition. Services की definition says anything other than goods comes under the services. मनी एंड सिक्योरिटीज को यहाँ भी हटा दिया गया, इंक्लूड क्या किया गया? अगर कोई एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ द मनी कर रहे हो, यूज ऑफ द मनी से रिलेटेड कोई सर्विसेज दे रहे हो, इफ आई हैव गिवन यू मनी इज नॉट द सर्विस, नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, बट I have given you services relating to the use of the money. If any specific consideration is charged for that, that will come under the services. Securities are not the goods and services. Securities are neither goods nor services, but any services provided relating to facilitation of that services. Securities आप खरीद सके, like brokerage, portfolio, etc. तो वो क्या हो जाएगा? वो सर्विसेज मानी जाएगी, सेपरेट चार्ज उस पर जीएसटी का लग जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 7, पीएसएलसी भी हमने पढ़ा, दैट आर गुड्स नॉट द सिक्योरिटीज। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7(1) टॉक्स अबाउट व्हाट आर द सप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या? सिर्फ सेल का मतलब सप्लाई नहीं है। सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। इफ यू आर गिविंग द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज या बोथ, इफ यू आर गिविंग द गुड्स और सर्विसेज और बोथ in any form, in the name of the sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental, disposal, in any name you are giving it, you have made or agreed to be made for a consideration
by a person in the business, in the furtherance of business, that will come under the supply. सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज का होना जरूरी है, फिर यह गुड्स एंड सर्विसेज का इस डेफिनेशन में फिट होना जरूरी है। उसके बाद 7AA क्या बोलता है, इंडिविजुअल एनी एसोसिएशन, जो भी एंटिटी अदर देन इंडिविजुअल उसने अपने मेंबर को कुछ दिया है वो भी सप्लाई बन जाएगा। व्हाई? बिकॉज दीज आर द सेपरेट ड्यू टू द सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें कंपनी को नहीं बोला गया बिकॉज कंपनी के बारे में पहले ही बोला गया है। कंपनी इज ऑलरेडी वी नो दैट इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड यहाँ पर नहीं किया गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। आई एम इन इंडिया, आई एम इम्पोर्टिंग सम सर्विसेज। ध्यान रखना गुड्स की बात नहीं हो रही है। आपके माइंड में आ रहा है इंपोर्ट ऑफ द गुड्स क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? नहीं आएगा भाई। इंपोर्ट ऑफ द गुड्स कम्स अंडर द कस्टम, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स कम्स अंडर द कस्टम। इसलिए क्या बोला गया, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। अगर गुड्स का इंपोर्ट हुआ है, इन केस गुड्स आर importing, then we will deal this topic in the customs only. Goods का importation will be dealing in the custom. But अगर सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया, ध्यान रखना सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया है, I am India, I am importing some services, whether I am getting it for my business or not, I am getting it for personal use or for business, it doesn't matter, it will come under the supply. Anything I am importing, any import of the services, importation of the services, importation of the goods is not given. Why? Because importation of the goods covered under the customs. इसके ऊपर कंप्लीट मैंने चार्ट बनाया है, आपको कंप्लीट इंपोर्ट से रिलेटेड मैं पूरा टॉपिक समझा देती हूँ। चलिए हम किसकी बात करने वाले हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं करेंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ये देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, import of service. I am importing some services, whether I am import for the personal use or for the business use. These are the supply, whether for personal use or for business use. These are the supply. देखिए import of the services, consideration होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर विदाउट कंसिडरेशन वाली चीजें हैं, विदाउट कंसिडरेशन एक सेपरेट सेक्शन है, सेपरेट सेक्शन इज बीन कीपिंग दैट इफ एनीथिंग विदाउट कंसिडरेशन वो वहां पर सप्लाई बनेगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। सर्विस को इंपोर्ट किया गया है, सर्विस को इंपोर्ट किया गया है फॉर कंसिडरेशन। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज वेदर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, इट विल कम्स अंडर द सप्लाई। मतलब आपने मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने कोई आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली है दुबई से, मैंने कोई आर्किटेक्ट से सर्विस ली है लंदन से, दुबई से कुछ सर्विसेज ली है, मेरा अगर वो बिजनेस है या नहीं है डजंट मैटर, वो क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। सप्लाई तो बनेगा, ध्यान रखना सप्लाई तो बनेगा। बट एग्जम्पशन चैप्टर टॉक्स अबाउट इफ यू आर इंपोर्टिंग द सर्विसेज फॉर द personal use, if you are importing the services for the personal use which are not in the course of furtherance of business, these are exempted, these are exempted, these are exempted. If you are receiving for the personal use, not in the furtherance of business, I have imported some services for the personal use, exemption chapter में उसको exemption दी गई है। ध्यान रखना importation of service for personal use will be supply but not covered under the taxable supply. It will be covered under the supply but exemption chapter में exemption इसलिए not a taxable supply. supply तो है but taxable supply नहीं है। चलिए उसके बाद फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के केस में एक बात बताओ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के केस में मेरा बिजनेस है, मैं आगे डिजाइनिंग की सर्विसेज देती हूँ एंड मैंने डिजाइनिंग की कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं, तो क्या बोला गया, बाहर वाला पर्सन को बोला गया टैक्स दो तुम जीएसटी, वो कहेगा मैं तो बाहर बैठ के काम कर रहा हूँ, वो कहेगा मैंने तुमसे काम ही नहीं करना है, मैंने बिजनेस ही नहीं करना है, मैं तुम्हें सर्विसेज दे रहा हूँ, तुम मुझे जीएसटी मांग रहे हो, इंडिया का टैक्स, मैं तो बाहर हूँ। तो क्या बोला गया, बिजनेस एंटिटीज, जो बिजनेस एंटिटीज आरसीएम में टैक्स देंगी, क्या बोला गया, इफ यू आर इंपोर्टिंग द सर्विसेज, नॉन बिजनेस के लिए क्या है,
सप्लाई तो है, whether it is a for the business purpose or non-business purpose, both are covered under the supply. But नॉन बिजनेस के लिए क्या बोल दिया गया, नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब उसको एग्जम्पशन दे दी गई. बट फॉर द बिजनेस पर्पज आई एम इम्पोर्टिंग, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आई एम इम्पोर्टिंग, आई एम लायबल टू गिव द टैक्स अंडर द आरसीएम. आरसीएम, आरसीएम में टैक्स जाएगा, इसकी एक एक्सेप्शन है, आरसीएम में टैक्स जाएगा. OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज अगर इंपोर्ट की गई हैं और वो सर्विसेज किसको दी गई हैं, नॉन टैक्सेबल रिसिपिएंट को. मान लो मैंने OIDR की कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह की कुछ सर्विसेज ले ली, कुछ सर्विसेज ले ली, हो सकता है नॉन बिजनेस, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये सब तो रजिस्टर्ड नहीं है, सर्विसेज तो इन्होंने इंपोर्ट करी है. और सर्विसेज कौन सी इंपोर्ट करी है, OIDR की सर्विसेज इंपोर्ट करी है. OIDR के केस में OIDR को एग्जम्पशन नहीं दी है, वो इंडिया में फिर भी टैक्स भरेगा. क्या बोला गया, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के केस में सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया है. आई एम इंपोर्टिंग द सर्विसेज फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आई एम अ बिजनेस पर्सन, आई एम रजिस्टर्ड इन द GST, आई विल बी लायबल टू पे द टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज अंडर RCM. Why? Because it is in the course of furtherance of business. So furtherance of business की एक्सेप्शन, इसकी एक्सेप्शन क्या है, क्या बोला गया, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो RCM में टैक्स देना पड़ेगा. बट OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज अगर NTOR को दी जा रही है, OIDR की सर्विसेज अभी आप इतना याद रखो, हम पढ़ेंगे डिटेल में, अगर OIDR की सर्विसेज नॉन टैक्सेबल पर्संस को दी जा रही हैं तो उनके लिए OIDR को इंडिया में रजिस्टर लेके टैक्स भरना होगा. नॉर्मली क्या बोला गया, RCM में टैक्स देगा बिजनेस वाला पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन. बट OIDR की इसकी एक्सेप्शन है, बिकॉज OIDR अगर नॉन टैक्सेबल वाले पर्सन को दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास GST नहीं है तो मैं टैक्स दूंगी नहीं, तो OIDR वाला इंडिया में टैक्स आकर देगा. यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा इंपोर्ट ऑफ कंसिडरेशन वाला एक पोर्शन. चलिए फिर से हम करेंगे रिवाइज, फिर से हम क्या करेंगे, रिवाइज. मेरे साथ रिपीट कीजिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए, ये वाला टॉपिक प्लीज डू नॉट स्किप, अच्छे से रिपीट करो. जितनी बार मैं रिपीट करा रही हूँ, डू नॉट गेट बोर्ड विद दैट, बोर्ड नहीं होना है. जितनी बार रिपीट करेंगे, एग्जाम में यही आवाजें गूंजती हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं माइंड में चल रही होता है कि क्या बोला गया था. फटाफट से रिपीट करो मेरे साथ आंखें बंद करके. क्या पढ़ा हमने, गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन. गुड्स का मतलब क्या, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. मनी एंड सिक्योरिटी को हटा दिया गया, इंक्लूड क्या दिया गया, एक्शनेबल क्लेम, शेड्यूल 3 से लिंक हो रहा है. एंड ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास अटैच टू द लैंड विच आर एग्री टू बी सीवियर बिफोर द सप्लाई. सर्विसेज का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, anything other than goods, but money and securities are not included in it, है ना. but include क्या किया गया है, any activity related to the use of the money, one form to another, denomination to another, one currency to another, जिसके लिए separate consideration charge किया है, that will come under the services. फिर हमने पढ़ा PSLCs are the goods, not the securities. goods है तो इस पे GST लग जाएगा. उसके बाद हमने देखा सेक्शन नंबर 7. सेक्शन नंबर 7 बोलता है सप्लाई किसको बोलेंगे. 7(1)(a) बोलता है, 7(1) बोलता है सप्लाई किसको कहेंगे, 7(1)(a) बोलेगा जो आपने 7(1) में सप्लाई बोली है वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है. व्हाई, बिकॉज दे आर द सेपरेट रेट फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज. 7(1)(a) क्या बोलता है, ऑल फॉर्म्स. आपने किसी भी नाम से सप्लाई करा हो, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, अल्टीमेटली आपने गुड्स किसी को दिया है. मेड और एग्री टू बी मेड, और कंडीशन क्या है, फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. जब ये सारी कंडीशन पूरी होंगी, जब ये सारी कंडीशन पूरी होंगी तभी सप्लाई बनेगा. 7AA ने क्या बोला, अदर देन इंडिविजुअल की कोई एसोसिएशन ने क्या करा है, अदर देन इंडिविजुअल जो लीगल एंटिटी है, कंपनी डिफाइन नहीं की है, बाकी बोली गई है, उन्होंने अपने मेंबर्स को कुछ प्रोवाइड किया गया है तो वो भी सप्लाई बन जाएगा, वो भी सप्लाई बन जाएगा. गुड्स की सप्लाई है तो गुड्स बन जाएगा, सर्विसेज की सप्लाई है तो सर्विसेज बन जाएगा. व्हाई, बिकॉज दीज आर द सेपरेट एंटिटी, दीज बोथ आर द सेपरेट एंटिटी. चलिए उसके बाद हमने पढ़ा इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज. इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज आर आल्सो कम्स अंडर द GST. Why import of goods are not comes under that? Because import of the goods are comes under the import of the goods are covered under the custom. Goods का importation custom में है, services का importation किस में है, GST में है. क्या बोला गया, in case you are importing the services whether it is for business or non business, consideration charge होना चाहिए, business or non business, these both will be covered under the
सप्लाई, सप्लाई तो बन जाएंगे, बट एग्जाम्पशन चैप्टर में क्या बोला गया, नॉन बिजनेस के लिए यू आर इम्पोर्टिंग समथिंग दैट आर एग्जम्प्टेड सप्लाई। ध्यान रखना टैक्सेबल नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया वेदर इट इज अ सप्लाई और नॉट, वेदर इट इज अ सप्लाई और नॉट, इट विल बी सप्लाई even though it is not for the business, not for the course of the business, still it is a supply, but it is not a taxable supply. Why? Because further exemption is provided under the exemption chapter. फिर फर्दर उसके बाद क्या बोला गया, बिजनेस के लिए लिया गया है, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज फॉर द बिजनेस, आरसीएम विल बी कवर्ड, आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। बट ओआईडीआर के केस में क्या बोला गया, इन केस ओआईडीआर अगर नॉन टैक्सेबल वाले बंदों को दे रहे हैं तो उनको ही इंडिया में आके देना है, और किसी को नहीं बोला गया। नॉन टैक्सेबल वाले को दे रहे हैं कौन, ओआईडीआर, तभी उनको इंडिया में आके टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद आता है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, 7(1)(c). 7(1)(c) क्या बोलता है, अगर कोई एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द, अगर कोई ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन है, ध्यान रखना अभी तक हमने क्या पढ़ा, विद कंसिडरेशन पढ़ा, विदाउट कंसिडरेशन कोई एक्टिविटीज है तब वो सप्लाई बनेगी ओनली इफ इट कम्स अंडर द शेड्यूल 1। विदाउट कंसिडरेशन ओनली दोज एक्टिविटीज, without consideration only those transaction will be treated as supply if these are covered under the schedule 1। फिर से रिपीट कर रही हूं, शेड्यूल 1 में जो है विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई आपको क्वेश्चन दिखता है दीज आर द एक्टिविटीज जो अंडरटेक की गई है विदाउट कंसिडरेशन, तो आपने ज्यादा दिमाग नहीं लेने जाना है। विदाउट कंसिडरेशन है, शेड्यूल 1 में आती है तो ओके, नहीं आती है तो सप्लाई नहीं बनेगी। मतलब इन केस एनी ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन it will be supply only if it comes under the schedule 1, only if it comes under the schedule 1। चलिए फटाफट से देखते हैं शेड्यूल 1 क्या कहता है। आज मैं वाइंड अप करूंगी आफ्टर द शेड्यूल 1। चलिए शेड्यूल 1 क्या कह रहा है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट। परमानेंट ट्रांसफर, आपके पास कोई बिजनेस एसेट थी, यू हैव सम बिजनेस एसेट, ओ हो सकता है मान लो मेरा है गारमेंट्स का बिजनेस, मैंने गारमेंट्स खरीदे, ऑब्वियस सी बात है मैंने उस पर आईटीसी लिया होगा। आपको ये बात इतना माइंड में होना चाहिए कि कुछ टैक्स का इनपुट मिलता है, उस पर मैंने आईटीसी लिया था, आईटीसी लिया था बिजनेस एसेट पे। नाउ मैं उस बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रही हूँ परमानेंट। एक बात बताओ, जो मैंने आईटीसी ले लिया, बट मैं क्या कह रही हूँ, मैं गवर्नमेंट को कह रही हूँ, मैं ऐसे ही दे दिया किसी को। आपने तो लिखा हुआ था कि कंसिडरेशन होना चाहिए, आपका 7 ने तो क्या बोलता है, कंसिडरेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने बिजनेस एसेट पे आईटीसी ले लिया है, नाउ यू आर परमानेंटली डिस्पोजिंग इट इवन विदाउट द कंसिडरेशन, इसको सप्लाई बना दिया जाएगा, इसको सप्लाई बना दिया जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने बेनिफिट लिया है टैक्स पे करके, आईटीसी लिया है, तो मुझे उस पर टैक्स चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने तो टैक्स का बेनिफिट ले लिया, हमें आप कुछ कमा कर नहीं दे रहे, क्योंकि आप सेल करोगे तो टैक्स तो कमाओगे ना। तो गवर्नमेंट को अगर किसी को सप्लाई करो तो जीएसटी तो लगेगा। तो अगर कोई बिजनेस एसेट इन केस परमानेंट ट्रांसफर, हम किसका कर रहे हैं, ध्यान रखना, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट on which ITC has already been taken। मान लो सच एसेट की बात हो रही है, ध्यान रखना, सच एसेट की इन केस मैंने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक पे मैंने आईटीसी लिया था, नाउ आई हैव ट्रांसफर्ड दिस प्लास्टिक परमानेंटली विदाउट कंसिडरेशन, तो जीएसटी आएगा बिल्कुल, बिकॉज ये सप्लाई है, बिकॉज बिजनेस एसेट है। दूसरा मैंने आईटीसी लिया था, नाउ आई एम परमानेंटली ट्रांसफरिंग इट टू द अनदर पर्सन, नाउ आई एम परमानेंटली ट्रांसफरिंग टू द अनदर पर्सन। ध्यान रखना सच एसेट की बात की है। इन केस I have purchased the plastics, I have made some toy from that, now that toy I am giving it to some another person without consideration, that will not be covered under that, because उसने बोला है such asset as it is। मैंने एसेट ली, आईटीसी लिया और वही एसेट मैंने ट्रांसफर कर दी, उसकी बात हो रही है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, मोटर व्हीकल के केस में मार्जिन पे टैक्स आता है, मोटर व्हीकल के केस में मार्जिन पे सप्लाई बनता है। आपने मोटर व्हीकल खरीदा 1 लाख में, नाउ यू आर ट्रांसफरिंग इन द 70, मान लो 1,20,000 में, तो 20,000 विल बी कंसीडर्ड एट द सप्लाई ओनली इन केस ऑफ मोटर व्हीकल। बाकी चीजों के केस में क्या होता है, बाकी चीजों के केस में वो कंप्लीट वैल्यू, सेल वैल्यू पे जीएसटी आता है। मोटर व्हीकल पे अभी आप क्या करो, अभी आप मार्क कर लो,
अभी आप मार्क कर लो, अच्छे से समझ नहीं आएगा, ये आईटीसी के चैप्टर में डेप्थ में कवर करूंगी मैं। अभी आप इतना समझो, मोटर व्हीकल के केस में कुछ होता है जिसमें मार्जिन में जीएसटी आएगा। आपने अभी कितना समझना है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। इफ एनी बिजनेस एसेट आई हैव बोट परचेजेस सम बिजनेस एसेट एंड मैंने उस पे क्या करा है, टैक्स पे कर दिया है, नाउ आई एम परमानेंटली डिस्पोजिंग विदाउट कंसिडरेशन। ध्यान रखना, विदाउट कंसिडरेशन वही चीजें सप्लाई मानी जाएंगी जो शेड्यूल 1 में आ रही हैं। अगर वो शेड्यूल 1 में नहीं आ रही हैं तो सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। सेकेंड चीज आता है सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड और द डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड और द डिस्टिंक्ट पर्सन, वो भी जीएसटी माना जाएगा। अब सबसे पहली बात, रिलेटेड का मतलब क्या, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या। रिलेटेड का मतलब क्या होता है, रिलेटेड का मतलब क्या होता है, अगर एक एंटिटी ने एक ने दूसरे में 25% से ज्यादा शेयर हेल्ड कर रखे हैं तो बोथ आर रिलेटेड। एक ने दूसरे को कंट्रोल किया, बोथ आर रिलेटेड। बोथ आर कंट्रोल्ड बाय थर्ड पार्टी, रिलेटेड। ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ द पर्सन, ऑफिसर और डायरेक्टर है किसी कंपनी का, वो भी रिलेटेड। पार्टनर्स रिलेटेड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेटेड। ध्यान रखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेटेड है, बट एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को अप टू 50,000 कुछ प्रोवाइड किया गया है, एम्प्लॉयर provided any gift to the employees up to 50,000 in one financial year, that is not covered under the supply. Up to 50,000 exempt है, more than that whole पे GST, more than that whole पे GST, up to 50,000 exempted. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया up to 50,000 per employee in one financial year, per employee in one financial year exempted. उसके बाद spouse and child, spouse and child you can learn सुप्रीम कोर्ट। स्पाउस एंड चाइल्ड आर ऑलवेज रिलेटिव। बाकी पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, सोल एजेंट्स वगैरह, दीज आर द रिलेटिव्स ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, सोल एजेंट, दीज आर द रिलेटिव ओनली इफ दीज आर द डिपेंडेंट। स्पाउस एंड चाइल्ड आर ऑलवेज ऑलवेज रिलेटिव। तो क्या बोला गया, शेड्यूल 1 क्या बोलता है, शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट द those activities which are undertaken without consideration but still these come under the supply। सबसे पहले क्या पढ़ा, आप कुछ परमानेंट डिस्पोजल कर रहे हो बिजनेस एसेट का, जिसपे आपने आईटीसी ले लिया था, गवर्नमेंट कैरी ले लिया था, अब दे रहे हो तो सप्लाई बनेगा। चाहे विदाउट कंसिडरेशन दिया है, सप्लाई बनेगा, जीएसटी आएगा। उसके बाद सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं, ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन नहीं करने में फटाफट से बता रही हूं। मान लो सेम स्टेट में अगर 2 रजिस्ट्रेशन है, सेम स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन है तो वो डिस्टिंक्ट पार्टी बन जाएंगी। सेम स्टेट में डिस्टिंक्ट पर्सन तभी बनेंगे अगर वो सेपरेटली रजिस्टर्ड है। सेम स्टेट में डिस्टिंक्ट पर्सन कब बनेंगे, सेपरेटली रजिस्टर्ड। मान लो एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा में एक है गुड़गांव, एक है गुड़गांव, एक है अंबाला, ठीक है। गुड़गांव वाले स्टेट तो सेम है, स्टेट सेम है, एक एस्टेब्लिशमेंट गुड़गांव में, एक एस्टेब्लिशमेंट हरियाणा में है। इफ बोथ ऑफ दीज आर सेपरेटली रजिस्टर्ड, अगर हो सकता है ना सेपरेट रजिस्टर्ड हो क्योंकि इनका वर्टिकल बिजनेस अलग अलग हो, तो अभी आप इतना याद रखो, E1 एंड E2 अगर दोनों एस्टेब्लिशमेंट सेपरेटली रजिस्टर्ड हो तो ये क्या बन जाएंगी, डिस्टिंक्ट पार्टी बन जाएंगी। एक स्टेट में तभी डिस्टिंक्ट पार्टी बनेगी, डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट बनेगी जब वो सेपरेटली रजिस्टर्ड है। मान लो E1 रजिस्टर्ड है, E2 रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये सेपरेटली डिस्टिंक्ट पार्टीज नहीं बनेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बनेंगे। डिफरेंट स्टेट में एक रजिस्टर्ड एक नॉट रजिस्टर्ड, डिफरेंट स्टेट में है तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन। एक रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, बोथ आर रजिस्टर्ड तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन। एक हरियाणा में है, एक है गुजरात में, चाहे एक रजिस्टर्ड हो एक नॉट रजिस्टर्ड हो, चाहे बोथ आर रजिस्टर्ड हो, तब भी वो डिस्टिंक्ट बन जाएंगी। सेम स्टेट में डिस्टिंक्ट पर्सन तभी बनेंगी जब वो सेपरेटली रजिस्टर्ड होगी। अगर इनके बीच में ट्रांसफर हुआ है तो भी जीएसटी लग जाएगा, तो भी वो सप्लाई बन जाएगा, चाहे आप विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कर रहे हैं। चलिए इंटरस्टेट कुछ सर्कुलर्स है, मैं आपको बताती हूँ। कन्वेंस, अगर डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में क्या हो रहा है, इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है। मान लो एक ट्रक दूसरे ट्रक के पास जा रहा है, दूसरी डिस्टिंक्ट पार्टी पर, क्या वो ट्रक को सप्लाई बोल देंगे हम? नो, कन्वेंस इज नॉट द सप्लाई।
कन्वेंस डज नॉट कम्स अंडर द सप्लाई। वो ट्रक में सामान भर के जा रहा है, क्या वो ट्रक की सप्लाई हो जाएगा? नहीं, ट्रक सप्लाई नहीं होगा। इन केस वो ट्रक में ट्रक भर के जा रहे हैं, वो ट्रक ही फर्दर सप्लाई के लिए है। मान लो मैं ट्रक भेज रही हूँ, वो ट्रक आगे फर्दर सप्लाई हो जाएगा, सेल हो जाएगा, तो वो सप्लाई बनेगी तो जीएसटी आएगा। बट अदरवाइज एज अ कन्वेंस के रूप में अगर जा रहा है तो वो सप्लाई नहीं बनेगा, जीएसटी उस पे नहीं आएगा। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मान लो ट्रक जा रहा है, उसमें कुछ टूल मोल्ड डाइस वगैरह है, वो जा रहा है एंड कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करके आ रहा है, तो बिल्कुल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली सर्विसेज मानी जाएगी, उस पे जीएसटी लग जाएगा। कन्वेंस अगर जा रहा है तो उसको हम जीएसटी के दायरे में कवर नहीं करेंगे। चलिए, उसके बाद आता है अगर सप्लाई की गई है बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, किसके बीच में सप्लाई की गई है? प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में सप्लाई किया गया है, प्लस इनवॉइस एजेंट इशू करेगा। मैं आपको समझाती हूँ, एक है प्रिंसिपल, एक है एजेंट। एजेंट क्या कर सकता है? एजेंट क्या कर सकता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर वो सेल कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर वो सेल कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल कर रहा है, इनवॉइस भी एजेंट दे रहा है। मान लो इसने ए को बेचा, ए को वो बेच रहा है। अगर एक बात बताओ, इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे ही है, इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे ही है, तो ये सप्लाई किसके बीच में होगी? सप्लाई हो गई प्रिंसिपल टू कस्टमर के बीच में। एजेंट की तो बात ही नहीं हुई, एजेंट की तो बात ही नहीं हुई। बट अगर एजेंट क्या कर रहा है, खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करके सप्लाई कर रहा है, तो ये एक सेपरेट सप्लाई होगी। तो जब प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, क्योंकि एजेंट उसको अपने नाम पे सप्लाई कर रहा है। जब एजेंट उसको अपने नाम पे सप्लाई कर रहा है तो वो एक सेपरेट सप्लाई होगी ना, तो पीछे से आने वाली चीज भी तो सप्लाई मानी जाएगी। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, अगर प्रिंसिपल या एजेंट के बीच में सप्लाई है, प्रिंसिपल या एजेंट के बीच में जो सप्लाई है, इट कैन बी एनी केस, प्रिंसिपल इज सप्लाइंग टू एजेंट, agent is supplying to principal, that both will be considered as supply only if agent further is doing the transaction is his own name। वो खुद के नाम पे कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गई ना। वो खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो इसने कहीं से तो ये मान लिया जाएगा कि इसने पर्सनली खरीदा है वहां से। देखो, सप्लाई बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में सप्लाई तब मानी जाएगी जब वो एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है। अगर एजेंट खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं सारा करता धरता हूं, आई एम सप्लाइंग दिस गुड्स टू द कस्टमर, आई एम गिविंग दिस टू यू नाउ, ओके आई एम गिविंग दिस टू यू नाउ, आई एम लायबल टू पे द जीएसटी। सो पीछे से आने वाली चीज भी सप्लाई बन जाएगी, चाहे उसने विदाउट कंसिडरेशन दी हो, क्योंकि एजेंट तो प्रिंसिपल को पैसा तभी भेजेगा ना, एजेंट तो प्रिंसिपल को पैसा तभी भेजेगा ना जब उसके पास कस्टमर से पैसा आ जाएगा, क्योंकि वो विदाउट कंसिडरेशन है तब भी वो सप्लाई बनेगी, क्योंकि वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन मान ली जाएगी। इफ एजेंट इज इशूइंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम, इन हिज ओन नेम। चलिए, एक होती है डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन का एक पॉइंट है, मैं आपको फटाफट से क्लियर करवा देती हूँ। डेल क्रेडिट कमीशन का एक पॉइंट है, क्या होता है डेल क्रेडिट कमीशन? अब नॉर्मल केस में क्या होता है, एजेंट ने क्या करा, एजेंट ने क्या बोला प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला प्लीज सेल दिस गुड्स फॉर 100 रुपीज, प्लीज सेल दिस गुड्स फॉर 100 रुपीज एंड गिव मी 100। नाउ व्हेन एजेंट इज डूइंग द ट्रांजैक्शन विद द थर्ड पार्टी, एजेंट जब गुड्स को सेल कर रहा है, उसने क्या बोला, अरे भैया मेरे पास 100 रुपए नहीं है, मैं तुम्हें 110 रुपीज दे दूंगा, प्लीज मुझे 2 मंथ्स का क्रेडिट दे दो, प्लीज मुझे 2 मंथ्स का क्रेडिट दे दो, आई विल बी गिविंग यू द 110 रुपीज। उधार पे बेच रहा हूँ, क्रेडिट पे दे दो। तो अब क्या हुआ, क्रेडिट पे देने के बदले इसने कितना चार्ज किया, 110। तो ये इशू अराइज हुआ, प्रिंसिपल की सप्लाई कितनी बनेगी, 100 या 110? 100 बनेगी। वाई? क्योंकि एजेंट इसको 100 देके निपटा देगा, एजेंट इसको 100 देके निपटा देगा। ये 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा है वो टाइम वैल्यू ऑफ, वो क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात हो रही है। जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा है वो फाइनेंस सर्विसेज के चार्जेस हैं, उसने उसको उधार में दिया, मतलब वो फाइनेंस सर्विसेज दे रहा है, वो फाइनेंस चार्ज है। तो प्रिंसिपल के लिए क्या होगा, 100 रुपीज की ही सप्लाई मानी जाएगी। फॉर द एजेंट 10 रुपीज विल बी कवर्ड अंडर द सर्विसेज। 100 तो गुड्स का बन जाएगा ना प्रिंसिपल के लिए, एजेंट के लिए 10 रुपीज विल बी द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, फाइनेंस चार्जेस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आया इंपोर्ट का कुछ केस। अब हमने क्या पढ़ा था, इन केस वी आर इंपोर्टिंग द सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन। नाउ इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन देन व्हाट टू डू, इसका भी चार्ट मैंने बनाकर
रखा है। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज, सबसे पहले तो आपने क्या देखना है, अगर आप कंसिडरेशन है या नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन है, ओनली देन यू हैव टू मूव टू द शेड्यूल 1। विदाउट कंसिडरेशन है तभी शेड्यूल 1 में जाना है। विदाउट कंसिडरेशन है और रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से है, प्लस बिजनेस में है, तभी वो सप्लाई बनेगी। क्या हुआ, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज का, सर्विसेज आर इंपोर्टिंग फॉर द विदाउट कंसिडरेशन, रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से होना चाहिए, प्लस बिजनेस में होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल चीजों को तो एग्जम्प्ट किया गया है। रिलेटेड से होगा प्लस बिजनेस में होगा तभी वो सप्लाई मानी जाएगी। इन केस आई एम इंपोर्टिंग द डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम माई रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी से मैं ले रही हूँ, कंसिडरेशन भी चार्ज नहीं किया गया है, तो 7(1) में तो आएगा नहीं, बिकॉज वहां तो कंसिडरेशन जरूरी है। 7(1) में आएगा नहीं, कंसिडरेशन जरूरी है। नाउ मैंने रिलेटेड पार्टी से लिया, ओके, नाउ आई एम रिसीविंग इट फॉर माई बिजनेस पर्पज, तो बिजनेस पर्पज के लिए तो जब ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, सप्लाई बन जाएगी, तो आईटीसी भी मिल जाएगा, सप्लाई बन जाएगी। सिंपल सी बात इतनी रखो, तो वो क्या होगा, सप्लाई के दायरे में आ जाएगी। चलिए, यहाँ पर हमारा फिनिश हुआ शेड्यूल 1 तक। ये मैं डेप्थ में लेना चाहती हूँ, सो डू नॉट वरी, बाकी टॉपिक्स में इतने डेप्थ में कवर हम सब करेंगे, बट इतना धीरे और डेप्थ में नहीं करेंगे, हम थोड़ा अच्छी स्पीड से चलेंगे। चलिए, क्या पढ़ा हमने, फटाफट से शेड्यूल 1 रिवाइज कर लेते हैं, बाकी हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, एनीथिंग एनी एक्टिविटीज विच आर विदाउट द कंसिडरेशन दैट विल बी कवर्ड अंडर द सप्लाई ओनली इफ दिस कवर्ड अंडर द शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 सेज परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जिसपे आपने आईटीसी ले लिया था, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सप्लाई बन जाएगी। रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई बनेगी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में अप टू 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर एग्जाम है, और एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में भी आ गया। अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हुई ट्रांजैक्शन भी सप्लाई बन जाएगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात की गई थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आप किससे कर रहे हो, रिलेटेड या डिस्टिंक्ट से कर रहे हो, प्लस बिजनेस में कर रहे हो, चाहे वो नॉन कंसिडरेशन के लिए, तो वो सप्लाई के दायरे में आ जाएगा। चलिए, आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे स्टॉप, मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम करने वाले हैं नेक्स्ट इसको कंप्लीट चार्ट से। नाउ द टॉपिक इज रिमेन, थोड़ा सा रह गया है, टॉपिक थोड़ा सा रह गया, हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड हम इसको स्टडी मैट से भी हैंड टू हैंड देख लेंगे, सो दैट हमारा कोई भी सर्कुलर वगैरह छूट ना गया हो, कुछ रह गया होगा, कुछ डेफिनेशंस है वो मैं आपको वहीं से डायरेक्टली कवर करवा दूंगी। आई होप यू लाइक द वीडियोस, इफ यू आर रियली लाइकिंग इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।